मैं इंजीनियर कुणाल तिवारी, निदेशक तिवारी क्लासेस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान की सामान्य जानकारी की बात की। आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री। लेकिन उससे पहले जो पढ़ाया है उसको 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ आपको एक बार, तो वो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे दोबारा। देखो, इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाया था सामान्य विज्ञान का सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय में हमने एक सामान्य सी बातें करी थी कि जो विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। साइंटिया का मतलब आपको बताया था प्रिय विद्यार्थियों, टू नो का मतलब होता है जानना, अर्थात प्रकृति का ज्ञान ही विज्ञान है। अभी ज्ञान क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जब कोई व्यक्ति प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करता है तो अध्ययन के परिणाम स्वरूप उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान ही क्या कहलाता है, बोलो, विज्ञान कहलाता है। फिर हमने थोड़ी सी आगे चल के बात करी विज्ञान के जनक की। तो मैंने आपको बताया था फादर ऑफ साइंस या विज्ञान का जो जनक है, विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु। विज्ञान के जनक कौन है, बोलो, अरस्तु। इसके बाद हमने थोड़ी और आगे बात करी जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो भी अरस्तु हैं। इसके बाद हमने आगे बात करी जंतु विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो भी कौन है, बोलो, अरस्तु हैं। तो विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। इनके अलावा अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक और राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो अरस्तु हैं वो एक स्वतंत्र दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, चिंतक थे, विचारक थे। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, अरस्तु को विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? तो मैंने आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि अरस्तु नामक एक स्वतंत्र दार्शनिक ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये जो हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक है, इस पुस्तक में अरस्तु ने लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया। 500 जंतुओं का अध्ययन किया। अतः अरस्तु को विज्ञान, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ये हमने चर्चा की उस वीडियो में। इसके अलावा आपको अगर मैं बता जाऊं कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। तो विज्ञान दिवस या साइंस डे की बात करें तो भैया विज्ञान जो दिवस है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, बोलो? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1930 को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको मैं गणित पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा गणित दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं गणित जो दिवस है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे जब मैथ पढ़ाएंगे। आधुनिक भारत के जाने माने गणितज्ञ आचार्य श्री रामानुजन के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। तो हमने चर्चा की विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1930 को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश के कणीय सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमने फिर विज्ञान का विभाजन किया, वो आपको समझा दिया। मूलभूत रूप से अगर हम विज्ञान की बात करें तो 3 रूपों में विज्ञान को हम पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो आपको पता है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, तीसरा जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो आपको पता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। और जीव विज्ञान के अपन 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक जंतु विज्ञान या जूलॉजी और एक आप सबको पता है
वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आज हम यह स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। तो देखो, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने के लिए आज सबसे पहले जा रहे हैं। तो आप कुछ अगर साथ साथ काम की जो बात है ना, आप पेन कॉपी निकाल के बैठा करो, जो काम की चीजें उनको शॉर्ट में लिख लिया करो। थोड़े दिनों बाद हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर PDF डाल देंगे, तो आप वहां से कर लेना है ना। जो काम की चीजें तो थोड़ा पढ़ने बैठे तो आप लिखोगे तो ठीक रहेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की बात करना चाहें तो थोड़ा सा इसका परिचय, फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की बात करी जाए तो रसायन विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है। रसायन विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से मिलकर बना है। और दोस्तों, कीमिया का अर्थ होता है काला पत्थर। तो रसायन विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से मिलकर बना है और कीमिया का होता है काला पत्थर। दूसरी बात अगर हम आगे चल के बात करना चाहें तो दूसरी बात है भाई, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के संगठन, आयतन, द्रव्यमान, भार आदि गुणों का अध्ययन किया जाता हो, रसायन विज्ञान कहलाती है। आगे चल के हम इस रसायन विज्ञान को दो भागों में बांटेंगे। आपको पता ही है, तो कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा दोस्तों आप सभी जानते हो अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो कार्बनिक रसायन होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिनमें कार्बन पाया जाता है वे कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, और जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें कार्बन पाया जाता है इसलिए कार्बनिक पदार्थ है। जैसे पानी है H2O, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, ये अकार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? अब दोस्तों, हमारे ये तो समझ में आ गया कि भाई विज्ञान, रसायन विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से मिलकर बना है और कीमिया का अर्थ होता है काला पत्थर। दूसरी बात हमारे समझ में ये आ गया कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के संगठन, आयतन, घनत्व आदि गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक की बात करें या फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो लेवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? बोलो भैया, लेवासिए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, रसायन विज्ञान हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक, तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी चर्चा की थी, आज दोबारा फिर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो रसायन विज्ञान का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक होगा पदार्थ। दोस्तों, ये जो पदार्थ जो टॉपिक है आप सबको पता है, रीट का सिलेबस में भी दे रखा है, लेवल 1 लेवल 2 में भी है। राजस्थान SI में पदार्थ से क्वेश्चन आते हैं, SSC में भी आते हैं, रेलवे में पदार्थ से क्वेश्चन आते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां जिसमें साइंस आती हो और पदार्थ नहीं आता हो। फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, परमाणु अणु से, हेडमास्टर परीक्षा में भी क्वेश्चन आता है पदार्थ से, एग्जाम में, RS में भी हर बार आते ही रहते हैं 1-2 क्वेश्चन पदार्थ। तो देखो भाई, आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ। पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य। क्या बोलो भैया? द्रव्य, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं मैटर, MATTR, मैटर या पदार्थ द्रव्य। अब सबसे बड़े दिमाग में आता है सर पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं और इसमें अपन क्या कहते हैं। तो पदार्थ के बारे में सुनेंगे कि संसार में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु पदार्थ है, जिसका कोई संगठन हो, जिसका कोई आयतन हो, वॉल्यूम, ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोई घनत्व हो, जिसका कोई भार हो, जिसका कोई द्रव्यमान हो। अगर ये गुण विद्यमान है तो वो पदार्थ होगा। तो पदार्थ की सबसे पहली शर्त संगठन। संगठन का मतलब
जो वस्तु जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है उसका संगठन कहलाती है। जैसे पानी की बात करें तो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो पानी एक पदार्थ हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संगठन। जैसे अगर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी NH3, तो NH3 एक अमोनियम पदार्थ हो गया। दूसरी बात संगठन की बात करें तो दोस्तों मैं आपकी बात बता हूं, हमारे जो पुराने जमाने के जो हमारे स्वतंत्र विचारक जो दार्शनिक पैदा हुए, ऋषि महर्षि पैदा हुए, वो तो ये कहते हैं कि ये जो पदार्थ है ये पंच तत्वों से मिलकर बना है। वो ये कहते हैं कि संसार का कोई भी पदार्थ हो वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो भैया वो पंच तत्व कौन से हैं? वो पंच तत्व जिनकी चर्चा हमारे ऋषि और महर्षि करते हैं, कई बार एग्जाम आ जाता है, तो आप वैसे जानते हो उन 5 तत्वों को। पहला है पंच तत्व पृथ्वी, दूसरा है वायु एयर, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और 5वां है आकाश, इसका ही आकाश। तो दोस्तों ये कहते हैं कि भाई जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, चाहे वो सजीव पदार्थ हो चाहे वो निर्जीव पदार्थ हो। 5 पदार्थ है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्वों से मिलकर ये पदार्थ बना हुआ है, ऐसा हमारे ऋषि और महर्षि कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा एडवांस हो गए तो इनमें भी हम बहुत अंदर की बातें करेंगे, तो ये भी थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना कि पंच तत्व से मिलकर ये हमारा शरीर बना होता है, एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो संगठन का मतलब समझ में आ गया, जो वस्तु जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है उसको क्या कहलाती है? बोलो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। अगला है आयतन। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। आयतन का मतलब होता है जो वस्तु त्रिविम में, त्रिविम का मतलब होता है भैया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो जो वस्तु त्रिविम में अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जितना स्थान घेरती है उसका क्या कहलाती है? बोलो आयतन कहलाती है। तो ये समझ में आ गया कि संगठन हो उसका तो पदार्थ है, आयतन है तो पदार्थ है घनत्व। घनत्व की चर्चा मैंने पहले वाले वीडियो में की थी, फिर बता रहा हूं। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। यानी कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। बाद में हम आपको इसमें रिलेशन बता देंगे, बस एक बार मैं बता देता, दोबारा फिर चर्चा कर लेंगे। भार, भार का मतलब होता है वजन, वेट। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो भार कहलाता है। यानी कि भार बराबर वजन बराबर होगा द्रव्यमान इनटू गुरुत्वीय त्वरण। अब आप ये नहीं जानते साहब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे सारी चीजें एक आ जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण बता देंगे। तो अभी तो आप याद रखो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण क्या कहलाता है? बोलो भार कहलाता है। भार एज ए बल की तरह होता है, फोर्स की तरह होता है, विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो आप इतना सा ध्यान अगर रख सकते हो तो रख लेना, ये जो भार होता है इसका मात्रक किलोग्राम नहीं होता। भार का या वजन का, वेट का मात्रक किलोग्राम नहीं होता, भार का मात्रक भैया न्यूटन होता है। क्या होता है? बोलो न्यूटन। जो बल का मात्रक होता है वही भार का मात्रक होता है। कई बार एग्जाम में आता है कि भार का मात्रक है, जब ये एग्जाम आता है भार का मात्रक आता है तो दोस्तों सभी के दिमाग में आता है भार का वजन का मात्रक किलोग्राम है। अरे भैया किलोग्राम जो मात्रक है वो भार का नहीं है, किलोग्राम मात्रक तो द्रव्यमान का है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है एसआई पद्धति में, जबकि भार का मात्रक तो क्या होता है? बोलो न्यूटन होता है। टेंशन मतलब आगे बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, भार बल पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इतना तो जरूरी जाएगा। अगला है भैया भार के बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्य को धारण करने वाला, द्रव्यमान जैसे हनुमान, हनुमान मतलब ठोडी को धारण करने वाला हनुमान, तो द्रव्य को धारण, द्रव्य मतलब पदार्थ संहति को धारण करने वाला द्रव्यमान कहलाता है। अगर ये सभी गुण विद्यमान है तो वो कौन है? बोलो पदार्थ है। अगर इनमें से एक भी गुण नहीं है तो भैया वो पदार्थ नहीं है। पदार्थ नहीं है तो फिर वो क्या होगा? उसकी बात करेंगे। पदार्थ नहीं तो फिर ऊर्जा होगा या निर्वात वैक्यूम होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं पदार्थ की। तो पदार्थ में कौन कौन है? तो भैया पदार्थ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पत्थर है, पत्थर पदार्थ है क्योंकि पत्थर में वजन होता है, पत्थर जगह भी घेरता है। हीरा है, डायमंड, डायमंड भी पदार्थ है क्योंकि डायमंड जो है कार्बन से मिलकर बना होता है, जगह भी घेरता है, कठोर होता है, ठोस होता है और पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं, घनत्व होता है।
इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है हवा पदार्थ है या नहीं, तो ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, दोबारा फिर क्लियर कर रहा हूं कि हवा पदार्थ है या नहीं। हवा वास्तव में पदार्थ है। हवा पदार्थ क्या, पदार्थों का मिश्रण है। हवा क्या है बोलो, मिश्रण। एक बार क्वेश्चन आ गया हवा क्या है, एक बार एसएससी में पूछ लिया था हवा क्या है, तो ऑप्शन मिल गए 4 ए बी सी डी। तो एबीसीडी में ऐसा दे रखा था कि साहब हवा तत्व है, अणु है, यौगिक है, कंपाउंड यौगिक, और ये दे रखा था मिश्रण है। तो याद रखना भैया हवा जो है वो मिश्रण है। मिश्रण मतलब मिक्सर, क्योंकि हवा जो है वो गैसों का मिश्रण है। हवा जो है किसका मिश्रण बोलो, गैसों का मिश्रण है। पहली बात तो एक हवा संगठन है, क्योंकि हवा की बात करें, हमने बात की सब पदार्थ, पदार्थ में अगर संगठन है तो पदार्थ है। तो अगर हम हवा के संगठन की बात करें, एयर के संगठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो दोस्तों आप सभी जानते हो ये लो सब हवा का संगठन, बाद में दोबारा फिर बात करें, लेकिन आज फिर एक बार बता रहा हूं हवा का संगठन। हवा के संगठन की अगर वास्तव में बात करना चाहें तो हवा में सबसे ज्यादा है नंबर 1, आप सभी को पता है नाइट्रोजन गैस। ये जो नाइट्रोजन गैस है ये हवा में, एयर में पाई जाती है 78.21% पाई जाती है। लेकिन हम इसको बोल देते हैं लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। एक बार टेट में लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन आ भी गया था, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कौन, नाइट्रोजन। दूसरी बात करें हवा के संगठन की, तो हवा में है ऑक्सीजन, जिसे अपन प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु की जो मात्रा ऑक्सीजन में वो 20.89% है, 20.89% है। हवा की ऑक्सीजन की मात्रा हवा में लगभग इसको 21% बोलते हैं। वास्तव में ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वायुमंडल में 21% से कम थी, और लेकिन अब लॉकडाउन चल रहा है, प्रदूषण थोड़ा कम है, तो मैं तो ये समझता हूं तो 21% से भी ज्यादा हो गई ऑक्सीजन, और थोड़ा थोड़ा हल्का बड़ी महसूस ही कर रहे होंगे, तो 21 से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी तो आप ये मान चलो 20.89% एग्जैक्टली, इसको 21% राउंड ऑफ करके लेते हैं। तीसरा अगर हम वास्तव में बात करें तो वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आर्गन। आर्गन की अगर हम बात करें तो ये जो आर्गन है, ये जो वायुमंडल में लगभग 0.934% के आसपास पाई जाती है आर्गन। चौथा नंबर जो अगर वायुमंडल में है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। तो दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो हम थोड़ी सी चर्चा तो कर लेते हैं, दोबारा फिर चर्चा करेंगे। यहां से 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, आरएएस और आईएएस तक भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो दोस्तों याद रखना वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस आप हम आगे बढ़ाएंगे, जो वे गैस है जो कोई क्रिया नहीं करती अक्रिय गैस कहलाती है, वो उनका परिवार है अक्रिय गैसों का, जिसमें हम पढ़ेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, बाद में चर्चा करेंगे। अभी कितना क्वेश्चन याद रखना कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है, तो भैया वो अक्रिय जो गैस है वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई अक्रिय गैस पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है बोलो, आर्गन पाई जाती है। और क्वेश्चन आता है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है, तो हम बाद में बात करेंगे, वो रेडॉन है। रेडॉन सामान्यतः वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये भूगर्भ के अंदर पाई जाती है। जब कोई भूकंप या आता है तो उससे पहले वायुमंडल में अचानक रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है, कोई ज्वालामुखी फटता है तो रेडॉन गैस बाहर निकल जाती है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन। क्वेश्चन नंबर 3 वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे भारी गैस है, भारी गैस वेटेड। तो भैया वजन की अगर हम बात करें तो वजन जो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वजन है वो सबसे ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के भार की बात करें तो इसका 44 होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 32 और 12 कितने हो गए, 32 और 12 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परमाणु भार होता है या अणु भार जो होता है वो 44 होता है, सबसे भारी गैस है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, जो हर बार गलत होता है, आरएएस प्री में भी आया 2012 में, ऐसे सर्टिफिकेट में भी आया, रेलवे में भी आया, लेकिन बच्चे हर बार गलत करके आते हैं। क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में
क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लेना, कई बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है। वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है दोस्तों, ये चार ऑप्शन यही आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप आपको बता ही दोगे कौन है। तो वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब ऑप्शन में आते हैं ना, पहला ऑप्शन आता है जैसे नाइट्रोजन, दूसरा जैसे मान लीजिए ऑप्शन आ गया बी ऑक्सीजन, तीसरा मान लीजिए आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा मान लीजिए आ गया आर्गन, एआर आर्गन। तो दोस्तों बालक इसमें क्वेश्चन करके आता है आंसर सबसे कम भैया आर्गन है। वो ये सोचता है कार्बन डाइऑक्साइड की तो वायुमंडल में कमी नहीं है, पूरे दुनिया में हल्ला मचा पड़ा कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। अरे भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे कम है, 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा कौन सी पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है। तो वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। दोस्तों याद रखो, बहुत सारे टीचर भी इसको गलत करा देते हैं, स्टूडेंट भी गलत कर देते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, पढ़ लिख कर भी बेवफा रह गए, कहीं ऐसा आपके साथ नहीं हो जाए। तो आप ये ध्यान रखना कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में अगर कोई गैस पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ना कि आर्गन। विशेष तौर पर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल मिलाकर हम आपको बताना चाह रहे थे कि हवा है वो भी पदार्थ की श्रेणी में आता है, क्योंकि हवा का संगठन होता है, हवा जगह भी घेरती है, हवा में भार भी होता है और हवा का घनत्व भी होता है। ठंडे इलाके पर हवा का घनत्व ज्यादा, गर्म इलाके पर घनत्व कम होता है हवा का। तो हवा पदार्थ होती है। तो पत्थर, प्लास्टिक, लोहा, कागज, पेन, सब चीज हवा है। तो दोस्तों दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हवा कौन नहीं है, तो बताओ आत्मा पदार्थ है या नहीं। तो याद रखना दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा सब आत्मा तो पदार्थ नहीं है, लेकिन दोस्तों याद रखना आत्मा भी पदार्थ है। एक बार एक जीवित व्यक्ति को शीशे में पैक कर दिया गया, कांच के शीशे में, थोड़ी देर बाद वो उसने प्राण त्याग दिए, तो क्या देगा, हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है शरीर मरता है, आत्मा नहीं, आत्मा तो अजर और हमारे एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करती है। तो थोड़ी देर बाद क्या देखा गया, वो शीशा चटक गया, और शीशा चटक गया तो पता चला कि वास्तव में आत्मा पदार्थ है, क्योंकि जब आत्मा शीशे को पार करके निकल गई तो इसकी वजह से शीशा चटक गया। कुल मिलाकर आत्मा स्पिरिट को पदार्थ माना जाता है। दिमाग में आता है पदार्थ क्या है, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि पदार्थ क्या नहीं है दुनिया में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके से अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि पदार्थ कौन है, अब तो इंपॉर्टेंट ये हो गया पदार्थ कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो प्रकाश है वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि प्रकाश की अगर अपन बात करना चाहें तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि प्रकाश का द्रव्यमान क्या है, प्रकाश का भार क्या है, प्रकाश कितनी जगह घेरता है। ये जो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ये भी पदार्थ नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कौन सा इस पदार्थ की इस जो ध्वनि है इसका वजन कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, संगठन कितना है, किसकी चीजों से मिलकर बनी है। अरे भैया तो कम पन्नों से उत्पन्न हो रही है, लहरिंग टकरा रही उत्पन्न हो रही है। तो ना तो प्रकाश पदार्थ है ना ही ध्वनि पदार्थ है, तो सारे पदार्थ नहीं है। तो ये क्या है, ये पदार्थ नहीं है, तो ये ऊर्जा है। क्या बोलो भैया, ऊर्जा है। तो ये बात आपने थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई पदार्थ के बारे में। अब हम आगे चल के थोड़ी सी और बात करेंगे पदार्थ की, कि साहब जो पदार्थ हैं उनको हमने भौतिक रूप से दो कणों में बांट दिया। सब मुख्य रूप से हम इनकी बात करें तो पदार्थों को हम दो मूल भागों में बांट देते हैं, एक तो परमाणु और एक क्या बोलो, अणु। परमाणु एक ही प्रकार के जो एलिमेंट
एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अपन बात करें परमाणु की, जैसे H, O, N, ये हकीकत में एक परमाणु हो गए, और अपन बात करें H2, O2, N2, ये अणु हो गए। तो कहने का मतलब ये कि भाई परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे आगे विभाजित किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। ये क्या कहलाता है बोलो? परमाणु कहलाता है। लेकिन हम आगे चल के बहुत डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी तो आपको इतना सा याद रखना है, पदार्थ का अगर सबसे छोटा कण है तो उसे किस नाम से जानते हैं बोलो? परमाणु के नाम से जानते हैं। परमाणु को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, 2-3 क्लास में परमाणु अणु की हम बताएंगे परमाणु क्या है। परमाणु शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। परम धन अणु, परम का मतलब श्रेष्ठ, और दोस्तों अणु का मतलब होता है कण। श्रेष्ठ कण ही क्या है बोलो? परमाणु है। परमाणु में अगर आप ए और ए मिलकर आ बन रहा है आ, तो आप सभी जानते हो दीर्घ स्वर संधि। संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। वैसे तो आप सभी समझदार हो, हिंदी और संस्कृत में तो आप वैसे ही हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, थोड़ा आपका हाथ जो तंग है वो साइंस और मैथ में है, तो वो अपनी जिम्मेदारी रहेगी उसको। तो अब हम बात करें मान लीजिए समास की, तो परम धन अणु में कौन सा समास है? तो अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग आ रहा होगा। ये जो परमाणु है इसमें समास आएगा कर्मधारय समास, जहां विशेष और विशेषण का योग हो वो कर्मधारय समास होता है। यहां जो परम जो शब्द है वो इस अणु की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन बहुत डिटेल में बात करेंगे परमाणु के बारे में, अगली वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, और डाल्टन का सिद्धांत भी परमाणु को पढ़ेंगे, महर्षि कणाद की भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो भैया पदार्थ के नाम पर आप इतना याद रखो कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो कौन है बोलो? परमाणु है। दूसरा हम बात करें अणु की। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल को अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल को क्या कहते हैं बोलो? अणु कहते हैं। जैसे H प्लस H क्या हो गया बोलो? H2, O प्लस O, O2, ऐसे H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, या संतुलित करेंगे 2H2 प्लस O2 2H2O, तो ये हो गया अणु। तो देखो हम बात करें अणु की, अणु किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल को क्या कहते हैं बोलो? अणु कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, HM भर्ती परीक्षा में आया है, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का मेल कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु का मेल क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। लेकिन चिंता ना करें, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अणु और परमाणु को। आगे चलते हैं। तो भैया पदार्थ में आगे चल के अगर हम बात करें तो सब आगे हम क्या पढ़े? तो पदार्थ में हम जैसे पदार्थ की बात करेंगे तो अणु पढ़ेंगे, परमाणु पढ़ेंगे, अणु पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आगे आता रहेगा, तो ज्यादा कोई चिंता का विषय नहीं है। अब हम यहाँ आगे चल के जो छोटी सी बात करेंगे पदार्थ के बारे में, तो वो ये बात करेंगे भैया पदार्थ की अवस्थाएं। तो पिछले वीडियो में थोड़ी शॉर्ट में चर्चा की, आज फिर दोबारा व्यवस्थाएं कर रहे हैं। पदार्थ की अवस्थाएं या स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं या स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाओं की अगर हम बात करना चाहें तो दोस्त हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अंतर आणविक बल के आधार पर, अंतर आणविक बल के आधार पर पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, द्रव नहीं ये वाला नहीं, द्रव लिक्विड, और नंबर 3 गैस। नंबर 3 क्या बोल भैया? गैस। अंतराणविक बल के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स there are 3 states of matter. Number 1 is called as solid, number 2 is called as liquid, और number 3 is called as gas. अंतराणिक बल के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन अब दिमाग में ये आता है कि साहब ये अंतराणिक बल क्या होता है? अरे अणुओं और अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतर आणविक बल कहलाता है। और ये अंतर आणविक बल की जो प्रकृति होती है वो आकर्षण टाइप की होती है, इसलिए जो कण होते हैं वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं, क्योंकि कण की प्रकृति चलायमान होती है, वो कण गतिशील होते हैं, लेकिन जो अंतराणिक बल है उनको बांधे रखता है। तो अब हम बात आगे सबसे पहले बात करेंगे ठोस की, ठोस की बात।
तो ठोस को हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड। तो देखिए सुनेंगे ठोस क्या है। अंतर आणविक बल की बात करें तो बड़े ध्यान सुनेंगे कि ठोसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणी बल का मान सबसे अधिक होता है। अंतराणी बल का मान सबसे अधिक होता है, अतः कण बहुत पास पास होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। अगर हम आकार और आयतन की बात करें तो दोस्तों ठोसों का आकार और जो आयतन है वो दोनों ही निश्चित होते हैं। क्या होते हैं बोलो भैया? निश्चित होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ठोसों की दूसरी अगर हम बात करना चाहें तो ठोसों का आयतन सामान्यतः, ध्यान देना, सामान्यतः आयतन जो होता है ठोसों का वो कम होता है और जो ठोसों का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। तो ठोसों का आयतन कम, घनत्व ज्यादा। आयतन कम मतलब ये कम जगह घेरते हैं, जो वस्तु जितना इस तरह घेरते उसका आयतन कहलाती है। तो ठोस कम जगह घेरते हैं तो आयतन कम तो घनत्व ज्यादा। तो सामान्यतः वर्ड लगाया है, इसका मतलब सामान्यतः वर्ड लग रहा है तो कोई ना कोई बात जरूर है। अरे बात कुछ भी नहीं है, बात छोटी सी है कि एक बर्फ होता है। बर्फ की अगर बात करें, बर्फ ठोस है, सबको पता है, आगे चल के बहुत डिटेल पढ़ेंगे ठोस द्रव गैस में बर्फ को बात वर्णन करेंगे, लेकिन छोटी सी बात अब थोड़ा सा तो पता नहीं पड़ेगा जब आएंगे। तो बर्फ जो होती है वो ठोस होती है, लेकिन जो बर्फ का जो आयतन है वो पानी से ज्यादा होता है और बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है। इसलिए कम घनत्व के कारण बर्फ पानी पर तैरती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो बताओ दोस्तों बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? कम घनत्व के कारण बर्फ पानी पर तैरती है। यह अपवाद है, लेकिन बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे ध्यान में। अगला ठोसों को उदाहरण की बात करें तो ठोसों को उदाहरण आप जानते हो, लोहा है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, पत्थर है, मानव है, टी शर्ट है, ये कुर्सी है, बेंच है, बोर्ड है, सभी ठोस है। अगला है द्रव, लिक्विड। द्रव की अगर हम बात करें तो द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल का मान ठोसों की तुलना में कम होता है, अतः कण थोड़े दूर दूर होते हैं। और भैया जब थोड़े कण दूर दूर होते हैं तो द्रव का जो आकार है वो तो अनिश्चित होता है, और जबकि द्रवों का जो आयतन है, आयतन मतलब जो स्थान घेरता है वो निश्चित होता है। तो दोस्तों एक बार रीड लेवल फर्स्ट में आ गया था पहली बार में कि वे पदार्थ जिनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते बोलो? द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते बोलो? द्रव। क्योंकि भैया द्रवों का आकार है ना, वो आकार जो है द्रवों का वो निश्चित नहीं होता। आप जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। जैसे पानी को आपने बोतल में डाला तो बोतल का आकार ग्रहण कर लिया, पानी को आप बाल्टी में डालोगे बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, पानी 1 लीटर पानी जितनी जगह बोतल में घेरेगा उतनी ही जगह वो बाल्टी में घेरेगा, उतनी जगह वो पतीले में घेरेगा। फर्क इतना सा हो सकता है, बाल्टी में ऊंचाई में ज्यादा जगह घेर ले तो पतीली में चौड़ाई में ज्यादा जगह घेर लेगा, लेकिन जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल होगा समान होगा। तो याद रखना दोस्तों कि द्रवों का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। दूसरी बात, द्रवों का सामान्यतः आयतन अधिक व घनत्व कम होता है। घनत्व क्या होता है बोलो? कम होता है द्रवों का, आयतन क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है ठोसों की तुलना में। द्रव में हमारे पास बड़े बड़े बेस्ट एग्जाम्पल हैं और उनके क्वेश्चन भी बड़े एग्जाम में आते हैं। तो भैया द्रवों के एग्जाम्पलों की हम बात करते हैं। सबसे सुंदर एग्जाम्पल पारा। क्या बोलो भैया? पारा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Hg से, Hg मरकरी पारा। तो भैया पारा जो है वो द्रव धातु है। वैसे तो देखो बहुत बड़ा टॉपिक है पारा, लेकिन अब पारा जब आ गया तो पढ़ाना पड़ेगा, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी रीट में आ गया था। तो देखो जो पारा है इसको थोड़ा बता देते हैं विस्तृत में। पारा या मरकरी Hg। पारे की अगर हम बात करें, पारा शब्द लैटिन भाषा के हाइड्रोजीरम शब्द से लिया गया है, जिसका प्रतीक होता है Hg। लैटिन भाषा का शब्द होता है हाइड्रोजीरम, ये हाइड्रोजीरम सबसे लिया गया, जिसका सिंबल होता है Hg। दूसरी बात अगर हम बात करें, पारा का जो अयस्क होता है, और जो होता है अयस्क,
जिससे पारा प्राप्त किया जाता है उसे बोलते हैं भैया सिनेबार। क्या बोलते बोलो भैया? सिनेबार या HGS मर्क्यूरस सल्फाइड। इस HGS सिनेबार या मर्क्यूरस सल्फाइड को सिंदूर भी कहते हैं। सिंदूर इसे क्या भी कहते हैं बोलो भैया? सिंदूर भी कहते हैं। हनुमान जी के चोला वोला चढ़ाने के लिए, मांग वांग में भरने के लिए काम आता है सिंदूर। HGS सिंदूर भी कहते हैं। सिनेबार ये इसका एस है, सिनेबार से पारा प्राप्त किया जाता है। आगे चलिए हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पारा है वो द्रव धातु है। मतलब जो पारा है वो धातु है, मेटल है। आगे चल के हम तत्वों को 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों, टेंशन मत लेना। धातु है, धातु, धातु, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल। लेकिन अभी आपको इतना सा याद रखना है, जो पारा है वो एक द्रव धातु है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पारा क्या है, तो पारा क्या है बोलो भैया? एक द्रव धातु है। क्या बोलो भैया? एक द्रव धातु है। कौन? पारा। इसके अलावा पारे की बात करना चाहें तो थोड़ा सा दोस्तों याद रखना कि पारे का उपयोग थर्मामीटर, सब जानते हो दोस्तों, थर्मामीटर होता है तापमापी। ये जो तापमापी होता है थर्मामीटर, इसमें पारे का उपयोग किया जाता है। एक दूसरा दोस्तों सभी जानते हो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ आप जानते हो भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है। इसमें भी पारे का उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ में। एक बार राजस्थान प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा हम बात करें अगर स्फग्नोमैनोमीटर, ये जो होता है ये होता है रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र होता है। इसमें भी पारे का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना सोनोग्राफी में पारे का उपयोग किया नहीं जाता है। एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था निम्न में से पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन मिले थे दोस्तों, याद रखना। पहला था निम्न में से पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। पहला ऑप्शन था थर्मामीटर, दूसरा था सिस्मोग्राफ, तीसरा था स्फग्नोमैनोमीटर और चौथा था सोनोग्राफी। तो दोस्तों याद रखना सोनोग्राफी में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। वो जेल एक आती है मिक्सर ऑक्सीलेट वाली, उसका उपयोग करते हैं, इसका नहीं करते पारे का। अगली जो बात है पारे की, वो ध्यान से सुनना कि जो पारा है अगर इसकी मानव शरीर में अधिकता हो जाए तो मानव शरीर में पारे की अधिकता से मीना माटा नामक रोग हो जाता है। मीना माटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रोग। मीना माटा केवल एग्जाम में आता है कि भाई मीना माटा रोग होता है पारे की अधिकता से। रिटर्न में पूछा जा चुका है टाइटल में भी। तो मीना माटा जो रोग होता है किससे होता है बोलो भैया? पारे से होता है। हकीकत में मीना माटा एक जापान में एक जगह है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है मीना माटा। वो जो मीना माटा इंडस्ट्रियल एरिया है जापान में, वहां से कंपनी फैक्ट्रियों से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पारा निकलता है। वो जो पारा है पानी से बह करके, नालियों से होकर के बरसात के पानी के साथ समुद्र में चला जाता है। उस पारे को मछलियां खा लेती हैं और मछलियों को मानव खाता है, तो ये पारा मानव के अंदर चला जाता है और ये उस जगह से के नाम पर इसका नाम मीना माटा रोग पड़ गया। इस रोग से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। फिर पारे के अधिकता मीना माटा रोग होता है। ऐसे में पढ़ेंगे कैडमियम की अधिकता से। कैडमियम एक धातु है सीडी, तो कैडमियम की अधिकता से मानव शरीर में रोग हो जाता है इटाई नामक रोग। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इटाई नामक रोग किससे होता है बोलो? इटाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। इटाई नामक रोग है किससे होता है बोलो दोस्तों? कैडमियम की अधिकता से। एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नाइट्रेट या ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो पारा क्या है? एक द्रव है, द्रव धातु है। और डिटेल में बात करने का टेंशन नहीं लेने का। दूसरी है ब्रोमीन। ब्रोमीन की बात करें तो जो ब्रोमीन है दोस्तों वो भी एक द्रव अधातु है। अधातु मतलब नॉन मेटल है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। इसका उपयोग सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। और भी बहुत सारी बातें लेकिन बाद में पढ़ेंगे जब डिटेल से धातु पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने द्रवों की बात कर रहे हैं तो जो द्रव है उनमें हमारे पास पारा हो गया, ब्रोमीन हो गया दोस्तों। ब्रोमीन के अलावा हमारे पास ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन के अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तारीफ की जाओ नहीं कम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 पुराने चलचित्रों को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कान के मैल को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अरे दांतों को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना पुराने चलचित्रों को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बोलो? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पुरानी फोटो लग रही है तो उनको साफ करना हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड साफ होगी। ठीक है दोस्तों, यानी साफ पानी घोला सरफ से साफ कर दिया तो फोटो ही साफ।
सल्फ्यूरिक एसिड, नो नो नो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फिर किया जाएगा। तो इसके अलावा हमारे पास तेल है, पानी है, ये सब द्रव पदार्थ है, लिक्विड बातें। अगर लास्ट हमारे पास गैस की बात करना चाहे तो दोस्तों, गैसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल का मान सबसे कम होता है। जब बल का मान कम होता है अतः कण बहुत दूर दूर होते हैं। अरे जब कण बहुत दूर दूर होंगे तो उनका आयतन सबसे ज्यादा और घनत्व सबसे कम होता है, घन सबसे कम होता है। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना कि द्रवों के अणुओं, गैसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल का मान सबसे कम होता है, अर्थात नगण्य होता है। अतः कण बहुत दूर दूर होते हैं। जब कण बहुत दूर दूर तो आयतन बहुत ज्यादा, घनत्व सबसे कम होता है। और इनका दोस्तों जो गैस होती है इनका ना तो आकार ही निश्चित होता है ना ही आयतन ही निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। गैस में आप जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तो ये हमारे पदार्थों की मूलभूत अवस्थाएं होगी। दो रहेंगे छोटी छोटी सी, उनकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट। इनके अलावा दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा की। उस दिन भी थोड़ी चर्चा की थी। प्लाज्मा की बात करना चाहें तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा याद रखना, जब हम ठोस को गर्म करते हैं, ठोस को जब आप गर्म करोगे तो वो द्रव में बदलेगा, और जब आप द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा। और गैस को अगर आप और अधिक गर्म कर दो तो जो गैस की जो आयनिक अवस्था है ये प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है बोलो? प्लाज्मा कहलाती है। अब जब आप गैस को ठंडा करोगे, प्लाज्मा को ठंडा करोगे गैस में, गैस को ठंडा करोगे द्रव में, द्रव को ठंडा करोगे ठोस में। तो याद रखना प्लाज्मा क्या है? गैस की आयनिक अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं बोलो? प्लाज्मा कहते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है साहब प्लाज्मा अवस्था का कोई उदाहरण? अरे CFL बल्ब का जो प्रकाश है प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है। सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है वो प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है। कोई दिक्कत, डाउट? चलो अगली हम बात करते हैं पदार्थ की पंचम अवस्था। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट या BEC। तो भैया क्वेश्चन आता है पदार्थ की पंचम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना पदार्थ की पंचम अवस्था को बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट या BEC कहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है, बड़े खुशी और गर्व की बात है कि पदार्थ की पंचम अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट की खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने की, जिन्हें इस अवस्था की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सत्येंद्रनाथ बोस को दिया गया। इन्होंने पदार्थ की पंचम अवस्था BEC की खोज की। यह अवस्था जब नाभ के संलयन और नाभ के विखंडन की अभिक्रिया होती है उस समय दिखाई देती है, मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसलिए है, क्वेश्चन आता है पदार्थ की पंचम अवस्था BEC की खोज किसने की? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने की। सत्येंद्रनाथ बोस को जो नोबेल पुरस्कार मिला, क्यों मिला? पदार्थ की पंचम अवस्था की खोज के लिए इनको मिला था। तो क्वेश्चन अगर ये आता है दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन अगर ये आता है पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं कितनी हैं, तो याद रखना पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं तो आज कितनी है? 3। क्वेश्चन याद है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था किसे कहते हैं? तो याद रखना प्लाज्मा। और क्वेश्चन ये आता है पदार्थ की पंचम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो ये जो कंडेंसेंट वर्ड है ये BEC बॉस जो सत्येंद्रनाथ बोस से लेगा। आइंस्टीन ये गुरु को मानते थे, जिन्हें कभी कभार हम आधुनिक भौतिकी का जनक भी कह देते हैं आइंस्टीन को। तो दोस्तों ये हमारी पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे पदार्थों के गुण, और पदार्थों के गुण में हम आपसे बात करेंगे अवस्था परिवर्तन, प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव, तन्यता, आघातवर्धनीयता, घुलनशीलता, विसरण, तमाम गुणों की हम जानकारी अगले वीडियो में करेंगे। चलो मिलते हैं कल, आपसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।